हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम सर्कल के टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, ये टॉपिक एग्जाम में बच्चों को थोड़ा सा इश्यू इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि इसमें कुछ प्रूफ वाला पार्ट आ जाता है, कुछ थियरी का पार्ट रहता है, उनके बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। और इसमें एक चीज और समझ लो, विदाउट नोइंग फंडामेंटल, अगर आप फंडामेंटल नहीं जान रहे हो तो आप क्वेश्चंस एक दो तीन चार कर पाओगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। लेकिन अगर फंडामेंटल आपने नहीं जाना, कभी भी सारे क्वेश्चन आप कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज ये रहते हैं कि कई प्रूफ या कई फंडामेंटल चीजों के हेल्प से हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। ठीक है। सो आप लोग को फंडामेंटल जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, जिनके बेस से आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो मैं ट्राई करूंगा सारे के सारे फंडामेंटल एक या दो वीडियो, अगर इस वीडियो में सारा कवर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज एक और वीडियो में क्रिएट कर दूंगा जिसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जो मैं छोड़ूंगा। एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हैं और जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, मैं सब कुछ कवर कर दूंगा इसमें, राइट। सो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वाले शेप को सभी को पता है, सर्कल बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, राइट। ठीक है। इस वाले सर्कल वाले पार्ट में देखो, सेंटर पॉइंट, दिस इज द क्या, इसको सेंटर बोलते हैं, जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। ये ओ पॉइंट इज द टू रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो ओ हो गया। अब देखो, इस वाले पॉइंट से, सेंटर वाले पॉइंट से अगर हम सरकमफ्रेंस को टच करते हुए कोई एक लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज द रेडियस। इसको हम ऑलवेज रेडियस कहें। किसी भी पॉइंट को आप टच कर दो, एक साइड में आप टच कर दो तो ये हो जाएगा रेडियस, राइट, जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, सेंटर से टच करते हुए सरकमफ्रेंस को टच करते हुए ऑलवेज रेडियस होगी। एक बात और देखो, अगर इस सर्कल में सेंटर से होते हुए अगर हम एक सरकमफ्रेंस, इस वाले सरकमफ्रेंस से स्टार्टिंग कर रहे हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट के एंड दिस इज डी, एल। अगर के से स्टार्ट करके हम एल तक लेके जाएं, मतलब ये सेंटर से होते हुए अगर कोई लाइन ड्रॉ करें, तो आप यहाँ पे आप बोलोगे सर ये रेडियस का 2 टाइम्स है। देखो, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस, राइट। तो रेडियस प्लस रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस मीन्स डायमीटर, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। और इसमें एक पॉइंट आपको ये भी समझ में आप पूछ सकते हो कि सर अगर रेडियस के अलावा अगर हम कोई और भी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, है ना, अगर ये ऐसे ड्रॉ करते हैं तो क्या इसको भी डायमीटर बोलोगे? नहीं। दिस इज द सेगमेंट, दिस इज द सेगमेंट, दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते चले जाओ, ऑल आर कॉर्ड, ऑल आर कॉर्ड। आप बोलोगे सर डायमीटर को भी कॉर्ड बोलेंगे? बिल्कुल, डायमीटर को कॉर्ड आप बोल सकते हो। डायमीटर कॉर्ड, सबसे बड़ी वाली कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं जो सेंटर से होके जाएगा, राइट। समझ में आएगा? कॉर्ड में और डायमीटर में और रेडियस में, सेंटर में, सब कुछ समझ, मैंने समझा दिया। आई थिंक किसी को कोई इसमें डाउट रहेगा नहीं, राइट। अब कुछ और पार्ट्स देख लेते हैं। तो टेंजेंट देखते हैं, क्योंकि सेंटर, डायमीटर, रेडियस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज टेंजेंट। कॉर्ड भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का आउटर जो लेयर है, आपको इसकी जो टोटल लेंथ होती है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस को आप लोग सर्कल में 2 पाई आर से रिप्रेजेंट करते हो। इफ आर इज द रेडियस, स्मॉल आर इज द रेडियस, देन सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस, राइट। तो 2 पाई आर। अब देखो टेंजेंट की बात करते हैं। देखो, टेंजेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेंजेंट के बेस से क्वेश्चन एग्जाम में सर्कल पे पक्के आते हैं, ठीक है। अब देखो, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट की अगर बात करें, सर्कल का किसी एक पॉइंट को टच करते हो, कोई भी अगर लाइन ड्रॉ कर जो एक्सटर्नली सर्कल को टच कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं रेडियस, सॉरी टेंजेंट, राइट। आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो जो एक्सटर्नली टच कर रहा हो एक पॉइंट पे। ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं हो पाया है, पहले आप इसको स्ट्रेट ही एज्यूम करो। तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, इस वाले पॉइंट को अगर हमने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट इस एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसको आप बोलोगे क्या? दिस इज टेंजेंट। सो आपको टेंजेंट समझ में आ गया? कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो तो ये टेंजेंट ही बोला जाएगा। एक्सटर्नली टच करते हो कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करो जो सर्कल को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो वो ऑलवेज टेंजेंट बोला जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे भी दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, राइट, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट। अब देखिए, टेंजेंट के अलावा एक पार्ट और होता है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में। देखो, ये तो टेंजेंट हो गया, लेकिन जब टेंजेंट से नीचे अगर आप ड्रॉ इसी करो, ऐसे ऐसे आप ड्रॉ करते चले जाओ,
ये देखो ये टेंजेंट नहीं होगा, ये सर्कल को दो पार्ट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब कभी भी सर्कल को दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको सीकेंट बोलते हैं। अगर एक्सटर्नली अगर एक पार्ट पे कट कर रहा हो, टच कर रहा हो, कट नहीं टच कर रहा हो, तो टेंजेंट बोला जाएगा। लेकिन वो दो पार्ट पे अगर कट करते हो, अगर सर्कल को एक तरफ से दूसरी तरफ तक निकल जाए, काटते हुए निकल जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, सीकेंट। ठीक है। अब टेंजेंट को कुछ और तरीके से समझते हैं। देखो इस वाले पॉइंट को टेंजेंट मैंने समझा दिया। अब एक चीज और समझो, कभी भी सेंटर टेंजेंट पे अगर सर्कल के सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करी जाए, सर्कल के सेंटर, ये सेंटर अगर हो, यहां से अगर लाइन ड्रॉ करी जाए सी वाले पॉइंट से, तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करेगा वहां पे ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। कहीं पे भी आप अगर मान लो सपोज किया यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, तो जो यहाँ पे टचिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, है ना, बोथ साइड पे। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि आपको सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पे अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसी पोजीशन पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ऑलवेज क्या होगा, वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। यहाँ से भी कर दिया तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। समझ में आ गया बात? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात और देखो ये वाला केस में देखो, सर्कल एक गिवन है, सर्कल के एक आउटर एक्सटर्नल पॉइंट पे हमने सर्कल के एक पॉइंट पे टच करते हुए, अगर एक पॉइंट को देखो, ए बी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, दिस इज द बी पॉइंट। इसी तरीके से ए सी इसको बोल दो, ए सी पॉइंट पे टच करते हुए मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी ए सी। हाँ, सर्कल के किसी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ए से हमने दो लाइन ड्रॉ करी है जो सर्कल के एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ए बी एंड ए सी। तो ये बोलोगे सर ये बोथ आर टेंजेंट। जब टेंजेंट रहेंगे, अगर एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उनकी एक चीज कंडीशन याद कर लेना, नोट कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ए बी एंड ए सी बोथ आर टेंजेंट। ये बोथ आर टेंजेंट रहेंगे। एक पहला पार्ट तो आपको ये पता रहना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसमें क्या याद रखना है आपको, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। ये ऑलवेज याद रखना। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दोनों टेंजेंट की जो लेंथ रहेगी ऑलवेज इक्वल रहेगी। ठीक है। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में चीज और याद रखो, कभी भी अगर 90 डिग्री का एंगल अगर किसी पार्ट में बन रहा है, आपको लग रहा है, तो ऑलवेज दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में एक बार जरूर सोचना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। कभी भी अगर आपको किसी सर्कल में, अगर ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री का एंगल अगर आपको दिख रहा है, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में एग्जैक्टली पहले आप सोचोगे। वो क्या होता है, अगर इस तरीके से कोई अगर सर्कल में या फिर सर्कल के बाद, सर्कल में भी बहुत सारे ट्राइंगल बनेंगे जो 90 डिग्री एंगल लेके बनते दिखाई पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे मान लो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बेस है, ये है हाइट, ये है आपका, सॉरी, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अल्टीट्यूड बोलते हो, ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, आपको ये याद रखना है, राइट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि सर्कल के किसी टेंजेंट पे अगर सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, आपको बता दिया है। ठीक है, एक पॉइंट और समझो आप। देखो इस वाले में क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ए बी हमने कर दिया, इसको सी डी बोल दिया, इस वाले पॉइंट को, इसको ई, इसको डी की जगह पी कर देते हैं, ई एफ कर दिया, जी एच कर दिया। देखो क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो यहां से देखो, ध्यान से देखो, ए बी आपको दिख रहा है सीकेंट है, सीकेंट बोल सकते हो, कभी कभी कॉर्ड भी रहता है। अगर ये सीकेंट के फॉर्म में ना देखिए, कॉर्ड के फॉर्म में गिवन रहे, तभी वो दोनों केसेस में एक ही चीज अप्लाई होगी जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर सर्कल के सेंटर से, इस वाले पॉइंट से अगर सर्कल पे एक परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर लाइन ड्रॉ करता हूं जो सर्कल के कॉर्ड को या फिर सीकेंट को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे अगर मैंने बोला के बोल दिया,
तो यहाँ पे एक पार्ट ए के हुआ, एक पार्ट बी के हुआ, है ना। सर्कल के सेंटर से अगर आपने इस वाले लाइन पे दिस इज ए के और ए बी, देखो इस केस में याद रखना आप, इस केस में एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कभी भी अगर सर्कल के सेंटर से अगर आप इसके कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ये कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ए के और बी के में। मीन्स लेंथ ऑफ ए के इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी के। मीन्स क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। अब इसको बोलोगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा तभी तो उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट हो गया, राइट। तो मिड पॉइंट हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार में फटाफट से देख लेते हैं। रेडियस आपको मैंने बता दिया, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ये दिस इज द सेंटर पॉइंट, और ये आर ही रहेगा आपका। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल के आउटर लेयर की डिस्टेंस होती है। कॉर्ड को भी मैंने आपको बता दिया। आर्क क्या होता है, सर्कल के देखो किसी पार्ट को अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो ये छोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है ये एक आर्क बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं कि ये आर्क हुआ ये बाहर वाला आर्क नहीं होगा। तो इसमें दो चीजें होती है, एक बाहर वाला हिस्सा बन रहा है, ठीक है, एक छोटा बड़ा वाला हिस्सा बन रहा है। छोटे वाले हिस्से को बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बाहर का हिस्सा ये वाला पूरा आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो ये मेजर आर्क, दो पार्ट हो गया। टेंजेंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड भी मैंने डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है। अब आर्क देख लो, आर्क केस में याद रख लेना, सॉरी सेक्टर के केस में आप याद रख लेना। सेक्टर में क्या होता है, सेक्टर का जो पार्ट रहेगा वो रेडियस की ही हेल्प से बनेगा, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। इस सर्कल में अगर रेडियस की हेल्प से अगर हम कोई भी हिस्सा, अगर कोई भी अगर हम फिगर बना रहे हैं, इस तरीके से गिवन है, सेंटर से मैंने इस रेडियस को लिया और एक इस रेडियस को ले लिया, ये बोथ आर रेडियस फ्रॉम दिस पॉइंट आर आर। तो ये जो पार्ट बनेगा इसको बोलते हैं सेक्टर। तो ऐसा नहीं छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट दिख रहा है आपको, छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये बड़े वाले को मेजर बोलते हैं, ठीक है। दो चीज समझ में आ गई। अब कुछ थ्योरम से स्टार्टिंग से करने से पहले कुछ हम सर्कल के बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। पहले कॉन्ग्रुएंट समझ लेते हैं, एक चीज और बच रहा है, ठीक। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, when two figures are congruent then they have the same shape and same size, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको जो ये शेप दिख रहा है ये शेप दिख रहा है, दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली हूबहू फोटो कॉपी कह सकते हो आप। इस देखो इस प्लांट का एग्जांपल देखो 1 और 2 में देखो, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक के ऊपर एक रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फोटो कॉपी है, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। इसी तरीके से इस वाले केसेस में देखो, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, ये बोथ आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। आपको ये हेक्सागोनल दिख रहा है, ये दूसरा हेक्सागोनल दिख रहा है, दोनों को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट, ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया सेम शेप, सेम साइज, सेम एंगल, सेम एवरीथिंग इज सेम। मीन्स हूबहू फोटो कॉपी रहेगी तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब बाकी कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको चीजें क्लियर करा देंगे, है ना। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं सर्कल के बारे में। देखिए इस अगर मैं आपसे कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगर बोलूंगा तो दो ऐसे सर्कल के बारे में बात करूंगा जिसमें एक जैसे सर्कल बनाए जाएंगे दो। तो इस वाले केस में क्या होगा, दोनों के रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेडियस इक्वल होंगे तभी दोनों सेम साइज के सेम शेप के आपके सर्कल ड्रॉ करोगे। रेडियस अलग हो जाएगा तो शेप अलग हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हो गया, अगर एक ही सेंटर से अगर दो सर्कल बनाए जाएंगे, अगर छोटा वाला अगर रेडियस आर स्मॉल लेके अगर इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और इसी सर्कल से एक बड़ा वाला रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया और इसको एक सेंटर मान के अगर हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ करा इस तरीके से, यहाँ पे दो सर्कल दिख रहा है, सर्कल तो दो दिख रहे हैं मगर इनका सेंटर क्या है, एक है। ये सेंटर क्या है, O इज द सेंटर फॉर बोथ सर्कल। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, दोनों सर्कल को बोलोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, राइट। थर्ड वन इज इंटरसेक्टिंग सर्कल। कभी आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, सर्कल को कभी टच करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, दूसरी आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ये इसको इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, सर्कल किसी दूसरे सर्कल को दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। आप चाहो तो इसमें तीसरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, ठीक है।
तीसरा सर्कल ड्रॉ करोगे उसको यहाँ पे कई पार्ट में कट कर रहा है, तो हम इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे ही बना सकते हो। कभी कभी आप हायर लेवल में जाओगे तो कुछ इस तरीके से सर्कल बनाए जाते हैं, इसके सेंटर से होते हुए कोई दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चीजें बन के आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो वो केसेस अलग अलग बनेंगे तो उनके बेस पे अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बट यहाँ पे चीजें मैं समझा रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, हमने मेजर पोर्शन अभी 10-15 मिनट में हम लोगों ने कर लिया है। अब आपके टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम की तरफ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे ही बनेंगे, बट आपको बेसिक समझना जरूरी था। बहुत से बच्चों को बेसिक्स नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके लिए इश्यूज बन जाते हैं। अब देखो, ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि कभी भी अगर आप किसी भी सर्कल पे के एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज के दिस पॉइंट इज पी, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करो, सपोज के दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर लिया, एक ब्लैक वाली लाइन आपको पीबी दिख रही है, एक रेड वाली लाइन आपको दिख रही है एपी। तो इन दोनों केसेस में क्या है, इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, आपको मैंने जस्ट अभी बताया है। कभी भी याद रखना, मैं आपको इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बता दूंगा, बहुत अच्छे से समझना है चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, कभी भी अगर ऐसा पार्ट दिखेगा तो आप याद रखना, बोथ टेंजेंट एपी एंड बीपी आर टेंजेंट, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो जो लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीपी, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों की लेंथ क्या होंगी, आपस में इक्वल रहेंगी। ठीक है, अब देखो एक चीज और, सेकंड पार्ट देखो, आप सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में देखो, अगर दिस इज अ सेंटर पॉइंट, अगर हम इसको यहां से टच करा दें और इसको भी टच करा दें, तो आप बोलोगे सर ये तो रेडियस हो गया, तो रेडियस यहाँ पे है। अगर हमने इसको ओ पॉइंट बोल दिया तो AO इज द रेडियस एंड OB इज ऑल्सो द रेडियस, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, आपको OA और OB क्या है, ये होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। ये चीज समझ में आ रही है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये बात समझ में आई। तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गई। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखो, अगर हम O से अगर थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट समझ में आ गया, एक तो टेंजेंट समझ लिया, दूसरा हम लोगों ने रेडियस समझ लिया। थर्ड पॉइंट देखो, अगर थर्ड पॉइंट पे अगर बात करें, थर्ड पॉइंट में अगर हम इस वाले पॉइंट को अगर आपस में मैच कर दें, ऐसा कुछ करके, ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल आपको बनेगा ये इस तरीके से, ए ओ, और इसको हम यहां से ऐसा कर ले रहे हैं, इस सारे को इससे मैच कर दे रहे हैं, ये पी बोल रहा है। एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ओ पे ही बनेगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हुबहू फोटोकॉपी है, बस थोड़ा मैं छोटा बड़ा कर दिया हूं, बट आप इसको एकदम एग्जैक्टली समझो। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, ये ओ है, ये क्या है आपका बी है, एंड दिस इज पी पॉइंट। ये बात समझ में आ गई, दोनों एकदम एग्जैक्टली हुबहू फोटोकॉपी है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, राइट। वो ट्रायंगल है इक्वल एंड सेम। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक के ऊपर एक रखा जाए, इस वाले ट्रायंगल को अगर AOP पर अगर OB वाले पॉइंट को अगर A पे रखा जाए, आप देखो ये ट्रायंगल एक दूसरे को छिपा लेंगे, ठीक है, ओवरलैप कर जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। इसी समझ में आ गई। इसमें एक चीज और बनेगा, अगर इन दोनों की थर्ड पॉइंट समझ में आ गया, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, फोर्थ पॉइंट समझिए आप, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे अगर हम इस ट्रायंगल को, इस फिगर AOBP, अगर इस वाले फिगर को AOBP, एक ऐसा फिगर आपको दिख रहा है। इस फिगर को देखो, देखिए आप लोग, इसमें साइड काउंट करिए, कितने साइड्स हैं, इससे 4 साइड्स हैं। अगर 4 साइड्स है, इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट कर रहा है, राइट।
अगर ये क्वाड्रिलेटरल क्रिएट कर रहा है तो आपको एक चीज ये भी पता है, अगर इस वाले एंगल को इस वाले एंगल की सबको अगर आपस में अगर ऐड करा जाए, इस वाले सभी को अगर आपस में ऐड किया जाए, अगर इन सभी को अगर आपस में ऐड किया जाए, अगर दिस इज द एंगल, इसको 1 हमने बोल दिया, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 किया, तो आपको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है ए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका जो सम होगा कितना होगा? क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है, राइट। ये बात समझ में आ गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर 4 साइड्स हैं, किसी भी शेप में अगर 4 साइड्स हैं, तो उनका इंटरनल जो एंगल बनेगा, उनका जो सम होगा 360 डिग्री होगा, राइट। ये बात समझ में आई। अब इसमें एक चीज, इस पे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, राइट। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो आपको मैं 5वां चीज बता रहा हूँ, ये चीज को। 5th पॉइंट इज, तो 5th पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, 5th पॉइंट, अगर ये ट्राइंगल, अगर ये AP इज द टेंजेंट, अगर AP टेंजेंट है और O इज द सेंटर, अगर O से अगर A को अगर हम टच करा के एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला पार्ट, अभी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला, जस्ट मिनट, आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, ये 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? मैंने बताया था कि अगर किसी भी सर्कल पे टेंजेंट पे अगर सर्कल के सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करोगे, तो ऑलवेज वो 90 डिग्री के एंगल पे एंगल क्रिएट करेंगे, है ना। तो अगर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, राइट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल AOP and in triangle OBP, both are right angle triangle, right का मतलब right angle triangle, so we can apply here Pythagorean theorem, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बेस स्क्वायर, अगर सपोज किया दिस इज हाइट, मैं एक चीज इसमें और भी आपको समझा देता हूँ जिसमें डाउट लोग बच्चों को आता है। अगर किसी ट्राइंगल में, अगर ये मान लीजिए वो ट्राइंगल रहा होगा, इसको उल्टा करके वो दिखा रहा था क्वेश्चन में इस तरीके से, है ना। आपके क्वेश्चन में फिगर उल्टा हुआ था, थोड़ा सा उल्टा करके आपको दिखा रहा था, मैं आपको सीधा करके दिखा रहा हूँ। इसमें ध्यान से देखो, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे इस वाले एंगल की बात करता है ना। तो एंगल के सामने जो भी साइड पड़ेगी, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोली जाएगी, और इससे लगा हुआ जो साइड रहेगा, इसको हाइपोटेन्यूज बेस बोला जाएगा। और किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल के सामने, 90 डिग्री एंगल के सामने सबसे बड़ी वाली साइड होगी, सबसे बड़ी वाली साइड के सामने सबसे बड़े वाले एंगल के सामने सबसे बड़ी वाली क्या होगी? साइड होगी। तो ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। मेरी बात समझिए पहले, किसी ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है, उल्टा अगर करके देखा जाए 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल में सबसे बड़ी वाली साइड 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये बोथ इन दोनों एंगल का जो सम होगा ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब सबसे बड़ी वाली साइड क्या होगी? ये वाली साइड होगी, ये एंगल बी, ये बी वाली। इसको अगर ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, ये इसको हटा दो यहाँ से, ऐसा बोल दिया। तो इसमें सबसे बड़ी वाली साइड क्या है? एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी वाली साइड बनेगी। सबसे बड़ी वाली साइड, किसी ट्राइंगल में सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, याद रखना, ठीक है। और अगर इस वाले एंगल की, अगर एंगल ए की बात करोगे, तो उसके सामने सब क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। अगर इस तरीके से ट्राइंगल आपने बनाया, बहुत ध्यान समझना, इसके सामने अगर इस वाले एंगल की बात करें, एंगल बी की बात करेंगे, तो इस केस में क्या होगा? इसके सामने क्या बनेगा? ये परपेंडिकुलर बनेगा या एल्टीट्यूड बनेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले ऐसे ही फिगर बनाता हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं ये बी है और ये आपका सी पॉइंट, इसका ए पॉइंट बोल दिया। अगर मैं यहाँ आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे ये एंगल सी के बारे में बात बताओ, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर एंगल सी की बात कर रहे हैं, थीटा की, यहाँ पे थीटा अगर यहाँ पे आ गई, तो इसके सामने जो साइड पर रहेगी, वो उस केस में क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस बात को समझ के रखना। आपको देखने में जैसा लग रहा है, बट दोनों का मतलब बहुत अलग है, इससे गलतियां काफी होती हैं। इस केस में यहाँ पे बेस ये बन जाएगा, और इस केस में बेस यहाँ पे बनेगा। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, तो उसको एज इट इज रखोगे। बात समझ में आ गई?
इस क्वेश्चन का इससे ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं कर सकता मैं, इस इतना मैक्सिमम, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। तो मैंने जितने भी इस वाले क्वेश्चन के लिए जितने भी पॉइंट हो सकते थे मैंने सारा डिस्कस कर दिया, राइट। आप क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करो, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। वीडियो पॉज कर दीजिए, आप खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, तो एग्जाम की प्रैक्टिस कितनी हो रही है आपको पता लग जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक फिगर दिया है जिसमें सर्कल का सेंटर सी है और उसकी जो रेडियस की लेंथ है, रेडियस की जो लेंथ है कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपसे ये जो वैल्यू गिवन है, इस वाले इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर गिवन है, दिया है, राइट। और आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दे भी चुके होंगे मेरे से पहले, ठीक है। जस्ट ए मिनट। देखो इसमें अगर हम सी ए बी की बात करें तो हमारा सिंपल सा फंडा है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप देखिए, जस्ट ए मिनट, पेन का साइज आप इसको इस तरीके से देखिए, अगर इस तरीके से है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट यहाँ पे हमने अगर ड्रॉ किया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट, ठीक है। अगर एंगल सी ए की बात करें तो ए बी क्या है, ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट। अब आपको पता है अगर सेंटर से, दिस इज द सेंटर पॉइंट, अगर आप सेंटर से अगर टेंजेंट पे अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑलवेज ये 90 डिग्री की एंगल यहाँ पे क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, राइट। तो एंगल सी ए बी की जब बात करोगे तो आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर देखो मिडिल वाला जो लेटर होता है वो सेंटर एंगल को डिफाइन करता है। मतलब हम सी ए बी की बात कर रहे हैं तो मतलब मिडिल वाला पॉइंट क्या है, मतलब सी इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका रीजन आप खुद से लिखोगे, अगर हम सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे तो वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, दैट इज 90 डिग्री। इसका मैंने आपको रीजन भी बता दिया, राइट। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, खुद से जवाब दीजिए, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एंगल ए बी। आप सभी लोग बताओ, ये तो क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। सी से ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ए बी लाइन है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है, और रेडियस के बारे में पूछ रहा है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अभी बताओ आप सब लोग बताओ, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगर सी से अगर ए बी की डिस्टेंस पूछी जा रही है, सी से पॉइंट ए बी की, ए बी लाइन से सी की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही रहेगी। रेडियस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 सेंटीमीटर। वाई क्यों पूछ रहा है, तो आप इसका आंसर जवाब क्या दोगे, बिकॉज CA is the radius and radius is given in the question is 6 centimeter, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, DAB, D of distance of AB, इसका मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ AB 6 सेंटीमीटर है ना। अगर डिस्टेंस ऑफ AB 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC। BC की मतलब, BC का मतलब क्या होगा, इस वाले डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। इस वाले ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल के लाता हूँ, आप समझना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात हो रही है, ये कुछ मैं बड़ा करके इसको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट को फिर से इसको डिलीट करता हूँ, जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसमें तीनों पॉइंट हम लोगों ने बता दिया आपको। अब देखो ये इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, आपसे डिस्टेंस ऑफ BC पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता है ये एंगल 90 डिग्री है, मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम आपके दिमाग में पहले आएगा, ठीक है, वो लगा ही लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने का एंगल साइड होगा सबसे बड़ा होगा, जो कि हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज का मतलब BC, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज बता रहा है, तो हाइपोटेन्यूज मतलब BC का जो स्क्वायर होगा वो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AB बेस का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो BC की वैल्यू में पता करनी, तो पहले हम जो वैल्यू गिवन है उसको रख लेते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36। इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 कर लिया। अगर हम बोथ साइड का अगर स्क्वायर रूट ले, BC स्क्वायर है, अगर बोथ साइड का स्क्वायर रूट लोगे आप तो इस तरीके से लिखोगे,
तो बीसी का स्क्वायर रूट करोगे तो ये बीसी हो जाएगा, बीसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे बीसी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट करोगे तो 6 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट करोगे अंडर रूट 2 हो जाएगा। इस सेंटीमीटर में सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे इसको हम 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो बीसी के जो डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये डिस्टेंस कितना आ गया, 6√2 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा थर्ड वाले का आंसर पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करो। आप ये सारे के सारे पार्ट आप खुद से पहले अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद ही करोगे। क्वेश्चन नंबर ये 3 रहा। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और आपका काफी कुछ अगर आप समझोगे तो उसको बहुत कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर करा देगा। इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं आपसे समझाऊं आपको एक चीज, मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले आप ये फंडामेंटल समझिए। अगर एक ट्रायंगल इस तरीके से आपको गिवन है, ध्यान से समझना जो चीज मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं आपको एक ट्रायंगल इस तरीके से ए बी सी अगर गिवन है, ए बी सी अगर इस तरीके से गिवन है, अगर इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल कर देता हूं, मान लो ए बी इज इक्वल टू बी सी, इफ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल मींस ए बी इज इक्वल टू, अगर बी सी गिवन है इस क्वेश्चन में, साइड्स इक्वल कर दिया, दो साइड इक्वल कर दिया। अगर किसी क्वेश्चन में दो साइड इक्वल है तो याद रख लेना उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल नहीं तो दो एंगल इक्वल होंगे, एक साइड इक्वल है तो एक एंगल इक्वल होगा, एक साइड, ठीक है। जितने भी एंगल, अगर मैंने बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल किस कैसे कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे वही मैं बता देता हूँ। बीसी के सामने का एंगल कौन सा पड़ रहा है, ये वाला एंगल, और ए बी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल ए, सी वाला एंगल। तो मतलब एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। अब सेकंड केस क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ केस इस तरीके से बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ इस केस इस तरीके से बनेगा। तो ये दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो मतलब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे। ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो एसी के सामने का एंगल ये, बीसी के सामने का एंगल ये, और ए बी के सामने का एंगल ये, ऑल एंगल और इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल में ऑल एंगल इक्वल रहेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये पता रहना चाहिए आपको। थ्री साइड्स इक्वल है तो मतलब क्या हो गया, थ्री एंगल्स और इक्वल। दो एंगल इक्वल है तो दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री रहेगा तो ये बोथ सम ए और बी का जो एंगल सम रहेगा वो भी 90 डिग्री होगा, तो इसका हाफ कर दो तो 45 डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री है, समझो मेरी बात को। किसी ट्रायंगल में ऑल थ्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला एंगल बी अगर 90 डिग्री है, सपोज बताओ मुझे एंगल बी अगर 90 डिग्री हो गया, तो जो एंगल ए और एंगल सी है इन दोनों का जो सम वो भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि तो दोनों तीनों एंगल का सम होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए था। तो मतलब एंगल ए और एंगल सी की जो वैल्यू होनी चाहिए, दोनों का एडिशन जो होना चाहिए वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 180 डिग्री 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है, तो मतलब क्या करोगे, इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। मीन्स क्या हो गया, ये वैल्यू भी 45 डिग्री और ये वाली वैल्यू भी 45 डिग्री, जिनको अगर आपस में ऐड किया जाएगा तो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। आप ये एंगल कितना लिख सकते हो, ये भी एंगल क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री के इक्वल लिख सकते हो। बात समझ में आ गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स था। अगर ये चीज अगर समझ में अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब खुद से दे पाओगे, राइट, ठीक है। चलो देखो, ये देखो, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, फाइंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी। तो मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं करता हूँ। ये ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं पहले। तो ये है सी ए बी। आपको इस वाले एंगल की बात कर रहा है, आपसे इस वाले एंगल को पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये ऑलरेडी पहले हमें पता है 90 डिग्री है। इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो साइड्स इक्वल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ए बी के सामने का एंगल ये वाला
और AC के सामने के एंगल B वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये वाला पार्ट एंगल A इज 90 डिग्री, सो एंगल B प्लस एंगल C जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का सम जो 90 डिग्री है ये आपस में इक्वल होंगे, तो मतलब 90 के अगर हाफ करोगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, इसका मतलब अगर इनको अगर आपस में ऐड किया जाए तो ये 90 डिग्री हमें दे रहे हैं, तो मतलब ये 45 डिग्री, आपको ये 45 डिग्री, मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया। आपसे एंगल बी पूछा गया तो आप एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री बताओगे। आपसे एंगल सी पूछा जाए तो भी बताओगे 45 डिग्री। आपसे एंगल ए पूछा जाएगा तो आप बताओगे 90 डिग्री। मैंने आपको सब कुछ जितना इसका पोस्टमार्टम हो सकता था मैंने इस क्वेश्चन का सारा बता दिया आपको, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी इसका फंडामेंटल करा दिया था। फंडामेंटल जिसको समझ में अगर आया होगा ये क्वेश्चन मेरे से पहले कर लेगा वो। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है ऐसा गिवन है, इसको ए बी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर है विद सेंटर डी, सेंटर इज द डी, टचेस द साइड ए सी बी at A and B, means AC and BC both are tangent, right, at A and B. If so tangent का यहाँ पे यूज नहीं करना है, इस क्वेश्चन में एंगल दे रखा है, तो ये एंगल दे रखा है एंगल ACB which is given as 52 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ADB, हमें एंगल ये वाला बताना है, ये वाला पार्ट। अब आप कहोगे सर इसमें तो एक एंगल कैसे सॉल्व करें। देखिए इजी सा है, कैसे करोगे, बेसिक फंडामेंटल याद करो, बाकी कुछ नया चीज नहीं करना है। आप मुझे सभी लोग बताओ इसमें एंगल DAC क्या होगा, एंगल DAC क्या होना चाहिए, एंगल DAC, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये होना चाहिए 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि D इज द सेंटर एंड AC इज द टेंजेंट। इस क्वेश्चन में बोलेगा नहीं आपसे कि AC इज द टेंजेंट, ये आपको देख के पहचानना पड़ेगा। AC इज द टेंजेंट एंड AD इज द रेडियस। और हमने अगर सेंटर D से अगर हमने कोई भी अगर टेंजेंट को टच करते हुए कोई भी लाइन ड्रॉ करी तो वहां पे टचिंग पॉइंट पे एंगल जो क्रिएट होगा वो 90 डिग्री का ऑलवेज रहेगा, राइट। तो एंगल DAC और एंगल DBC और एंगल जो DBC रहेगा आपस में इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉम सेंटर, मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा, फ्रॉम सेंटर एंगल ड्रॉन on tangent is always 90 डिग्री, राइट, ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, या आप थ्योरम्स देख लेना, मैं फटाफट से लिख ले रहा हूँ। तो आपको ये बोथ एंगल पता लग गए इस क्वेश्चन में। अगर आपको बोथ एंगल पता लग गए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, आपको अब पता लग गया होगा, क्वेश्चन करना आसान है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ इस तरीके से है, ये पार्ट को यहाँ पे मैच करा दिया, इसको यहाँ पे मैच करा दिया, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। अब ये एंगल 90 डिग्री हमें दिखाई पड़ रहा है, मैंने आपको पहले से बता दिया। ये 52 क्वेश्चन में दे रखा है, आपको 52 डिग्री गिवन है। ये 90 डिग्री आपको मैंने विद द हेल्प ऑफ थ्योरम समझा दिया। आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। तो दिस इज A एंड दिस इज C, दिस इज B एंड दिस इज D। आप सबको दिख रहा है इसमें 4 साइड्स हैं, AB, AD, BD, BC एंड AC। 4 साइड्स हैं, मींस क्वाड्रिलेटरल क्रिएट कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया कि दिस सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D विच इज इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप ये चीज यहाँ पे लिखोगे, सिंस sum of quadrilateral, sum of all angle in quadrilateral is 360 डिग्री। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अब समझो मेरी बात को, ठीक है। इस 360 डिग्री, सो अगर हम सारे वैल्यूज को पुट कर दें यहाँ पे, एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, एंगल C इज 52 डिग्री एंड एंगल D हमें फाइंड आउट करना, तो एंगल D को एज इट इज रखते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180, 180 plus 50 130 plus 2 132 degree, 132 degree plus angle D which is equals to 360 degree,
एंगल डी की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 132 डिग्री। जब इनका अगर डिफरेंस फाइंड आउट करोगे 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 3 2 एंड 3 माइनस 2 और जस्ट अ मिनट 3 माइनस 1 2, राइट। तो क्या हो जाएगा 228, ठीक है। तो ये एंगल डी इज 228 डिग्री। सो एंगल डी इज 228 डिग्री, मीन्स 228 डिग्री का ये एंगल क्रिएट होगा। तो ये दिस एंगल इज 228 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान सा था, मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरम समझा दिया था। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर थ्योरम क्लियर है, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में आएगा आप इजीली कर पाओगे। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन करो, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। और जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताए इनके बेस से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सो सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझो आप, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आप फिगर देख लिया आपने, ओ इज द सेंटर बोल रखा है, ओ इज द सेंटर, राइट। ओ इज द सेंटर एंड फ्रॉम आर segment RM is the tangent। आपको दिख रहा होगा RM is the tangent and segment RN is also tangent, है ना। this point is N, this is M and this is R, this is O। O is the center, right। तो इसमें RM ये वाला पार्ट, ये RM ये वाला पार्ट, और आपको ये NR ये वाला पार्ट, ये बोथ आर टेंजेंट। आपको समझ में आ रहा है बात। अगर आपको ये चीज समझ में अगर आ रही है कि टेंजेंट समझ में अगर आ रहा है, तो ये आपको एक चीज यहाँ से समझ में आ रही होगी कि MR की जो वैल्यू होगी NR के इक्वल होगी। क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, उस केस में जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। इस वीडियो में सारी चीज मैं 3 4 5 बार बोलूंगा, आपको ये याद हो जाएंगे वीडियो के बाद, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या और गिवन है, टचिंग मैन ओवर इज 10। तो इस क्वेश्चन में ओआर जो क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। जो चीज गिवन है पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, और जो चीज थ्योरम हमें समझ में आ रही है कि ये चीज इक्वल हो सकती है, तो मैं वो भी लिखता चल रहा हूँ, ठीक है। जिस कभी भी पेपर में क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो फिगर में ही अपना पेन चलाना स्टार्ट करो, दिमाग खुद से खुद काम करने लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं देख के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होता है, राइट। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सर्कल का मतलब हो गया ये टचिंग पॉइंट से टच करा दो उसको, इस तरह से, इससे कर दो। तो OM and ON आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो विच इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बोथ आर रेडियस, OM एंड ON आर रेडियस। इस क्वेश्चन में इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखो, छोटा है इसे पता नहीं लग रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट ऑफ ईच फाइंड आउट करने के लिए आप भाई ये बताओ, एंगल 90 डिग्री यहाँ पे बनाओगे आप। इन दिस क्वेश्चन मैं आपको लिखते चल रहा हूँ, इन दिस क्वेश्चन एंगल OMR इज इक्वल टू एंगल ONR is equals to 90 degree। क्यों? Because since angle drawn from center of circle to tangent, always tangent, this is tangent is always 90 degree। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, है ना, ऑलवेज 90 डिग्री। अब बात समझ में आ गया, किसी सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो टचिंग पॉइंट ऑफ जो टचिंग पॉइंट होगा वहां पे जो एंगल क्रिएट होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। देखो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री। ये मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी चीजें समझ में आ रही हैं तो इसमें अगर इतनी चीजें समझ में अगर आपको आ गई हैं तो भी क्वेश्चन मेरे लिए आपको बताना समझाना आसान हो जाएगा, राइट। अब देखो, अगर इतनी चीज समझ में अगर आपको आ गई तो इसे देखो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको टेंजेंट की वैल्यू बतानी है तो आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि सर आपको इस वाले की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपने
एम आर या फिर एन आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अगर एम आर या एन आर की वैल्यू फाइंड आउट, इस एक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अगर एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो बोथ आर इक्वल सिंस एम आर इज इक्वल टू एन आर। क्यों है? क्योंकि बोथ आर टेंजेंट, सिंस बोथ आर टेंजेंट। अगर टेंजेंट की वैल्यू फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर हम किसी सर्कल पे अगर टू अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस केस में टेंजेंट जो बनते हैं एम आर एंड एन आर इक्वल होते हैं। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पे टेंजेंट वाला जो केस है वो आप लिख लो, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में। अगर एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम दोनों की वैल्यू बता सकते हैं, ईच टेंजेंट की वैल्यू बता पाएंगे, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये वाला पॉइंट हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज हो गया तो इस ये वाला बेस ले लो आप, या फिर चाहो तो आप परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर ले लो आप। इस वाले को आप क्या ले लो, इसको बेस लिया, इसको आप बेस लिया, इसको परपेंडिकुलर ले लो आप। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में अगर हम इस फिगर को इस तरीके से ड्रॉ कर लें, जैसे मैंने इसको सीधा करके बना दिया, कुछ इस तरीके से बना दिया, इसको अगर रिवर्स कर दोगे ना वही चीज हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बना दिया, जस्ट मिनट, ये थोड़ा सा इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली वैसा ही बन पाए जैसा आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ करके। हाँ, ये कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन, बस इतना याद रखना। आपके क्वेश्चन में कुछ इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बना दिया है तो आपको ये चीजें ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा अलग है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज है, इसका केवल ओरिएंटेशन चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इस केस में ये 90 डिग्री है, आपके क्वेश्चन में ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है मैंने, इसका ओरिएंटेशन चेंज किया तो ये 5 था, और आपको ये वाली वैल्यू 10 दे रखी है, इसको हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हमने ए बी कर दिया, इसको हमने सी कर दिया, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है जो किसी भी अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाओगे, पाइथागोरियन थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री आपको एक एंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरियन थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरियन जब थ्योरम आप लगाओगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, बेस इज क्या, बेस इज बी सी, प्लस हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, ए बी, ए बी। आप बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हो, कोई वैल्यूज में अंतर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रखना, कभी चेंज नहीं होता है, विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 नहीं गिवन है, बीसी की वैल्यू पता लगानी है, तो ए बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्क्वायर, ए सी इज 10 तो 10 स्क्वायर, दिस इज 100, एंड इसको हम चाहे तो 25 लिख लेंगे स्क्वायर करके, प्लस बी सी। ठीक है, इसको बी सी स्क्वायर की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 25, जब सॉल्व करोगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, अब बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड का अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लो, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 75 हो जाएगा। 75 को लिख सकते हो 5 इंटू 5, 25 इंटू 3 कर दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 को पेयर बन रहा है, तो इसको लिख सकते हो 5 रूट 3 ले सकते हो, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लगा सकते हो, तो 5 रूट 3 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आएगी। इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी, 5 रूट 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 रूट 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट मार दो आप, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जस्ट मिनट, ये वैल्यू कितनी आ गई 5 रूट 3 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू भी 5 रूट 3 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि बोथ आर टेंजेंट। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 5 रूट 3 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एमआरओ। एमआरओ को मतलब इस वाले एंगल को पूछ रहा है आपसे, तो ये एंगल हम अगर सपोज किया थीटा हमने मान लिया, है ना, इस वाले एंगल को हम लोगों ने थीटा एज्यूम कर लिया, इस वाले एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया, थीटा एज्यूम कर लिया, तो हमें एंगल एमआरओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ चीजों को, अगर इससे भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, राइट। ठीक है, इसमें भी कुछ इशू अगर आपको आ रहा है तो मैंने सब कुछ ऐसा कुछ, मैं जितना इजी कर सकता हूँ उतना इजी करके पढ़ा रहा हूँ। आपसे ये एंगल थीटा पूछी जा रही है, मैंने दोनों को अलग कर दिया। इस फिगर को मैंने जैसे आपको पहले बताया था जब क्वेश्चन पूरा करके पढ़ा रहा था, इस वाले को ये केवल मैं एम ओ आर को पकड़ रहा हूँ, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल दे रहा हूँ और नीचे वाले को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आप नीचे वाले की पार्ट की बात करते हो, मैं थोड़ा सा इसको भी बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको चीजें समझना आसान हो जाए। ठीक है, इस तरीके से इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज खास क्या है कि ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है।
कॉन्ग्रुएंट का मतलब जितना एंगल ये वाला बना रहा है, ऊपर का बना रहा है पार्ट, नीचे का ही पार्ट उतना ही बनेगा। जिसकी जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी भी होगी। जितना रेडियस ये है उतना रेडियस इस वाले का भी होगा। मतलब बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, सब कुछ सेम रहेगा। लेंथ, विड्थ, हाइट, ट्राइंगल, एंगल जो भी है सब कुछ इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, ये तो कॉमन है, ये वाला तो पार्ट कॉमन है ही, राइट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ये एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, आपको पता है, राइट। तो इसको हम 90 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे हम कोई तरीका नहीं लगा पा रहे हैं कि किस तरीके से कर पाए। दो एंगल तो दिया नहीं है कि तीसरे एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे 180 डिग्री में से, नहीं पता लग पा रहा, नहीं समझ में आ पा रहा है। कैसे करोगे? देखो, अगर कुछ भी ना समझ में आए ना, जो जो चीजें पता हो पहले उसका यूज करो। ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 5√3। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, कभी भी ऐसा केस है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। हमें एंगल के सामने का वैल्यू पता है कितना होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल के सामने की वैल्यू पता होती है, परपेंडिकुलर होती है। उससे लगा हुआ पार्ट क्या होता है, ये बेस ऑलवेज लेते हैं। और सबसे बड़ा जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज होता है। तो कोई सा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो, मैं 10 लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं 10 वाला वैल्यू यूज कर लेता हूँ। 10 की जो वैल्यू मैं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट मिनट। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे क्वेश्चन में गिवन कितना 5, और बेस कितना है 5√3। अब इसको देखो, 5√3 को में और 5 में क्या है, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, तो ये 1/√3 बच रहा है, तो ये वैल्यू मिला के 1/√3 हो गई। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ? tan थीटा की वैल्यू होगी 1/√3। आपको एक चीज पता है कि जो थीटा की वैल्यू, अगर tan 30 की जो वैल्यू होती है, थीटा अगर की वैल्यू अगर 30 डिग्री रहेगी तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। तो मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री, है ना। अगर tan थीटा इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 रही होगी। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है, हमें पता है tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। चार्ट आपको पता है, अगर जिसको डाउट है, चार्ट के रटने का ट्रिक भी मैंने बता रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, वो आप देख लो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक शॉर्टकट में, एक शॉर्ट में बताया है किस तरीके से उसको याद करना है, शॉर्टकट तरीका बताया है ना, वो आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। तो हमें ये पता लग गया कि ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर लिख लो कितना, ये वाली वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन में, 30 डिग्री। इसका क्वेश्चन का आंसर, इस वाले का पार्ट वाले का आंसर कितना होगा, इसका 30 डिग्री एंगल हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। थर्ड क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। MRN का मतलब MRN, ये पूरे एंगल की बात कर रहा है। ये MRN का मतलब ये पूरा एंगल है ना, ये MRN, R है, AN है। ठीक है, मैं इधर का पार्ट चाहे तो बनाऊं चाहे ना बनाऊं। ठीक है, तो MRN में क्या है, देखो इस वाले एंगल को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। ये थीटा हमें पता लग चुका है 30 डिग्री है। सिंपल सी बात है, अगर एक का पार्ट दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये पार्ट भी 30 डिग्री ही होगा। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो ये पूरा जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, सिंस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लो, सिंस MRO equals to 30 degree as solved earlier, since angle MRO is 30 degree, therefore angle NRO will be 30 degree because of congruency of triangle, right? So क्या हो जाएगा, एंगल MRO, therefore angle MRO equals to angle MRN equals to angle MRO plus angle NRO. This is 30 degree, this is 30 degree, आपस में ऐड करोगे आप तो विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री की इक्वल हो गई। दिस इज द आंसर।
राइट। सो हमने इस क्वेश्चन में सारे के सारे जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो बहुत अच्छे से कर लिया, तो इससे ज्यादा डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस ऑल द आंसर। तो मैंने जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता था मैंने उतना कर दिया। तो सारे पॉइंट आप देख लो, जिसमें भी अगर डाउट आ रहा है तो मेरे को आप एक्सप्लेन कर देना, मैं बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, राइट। कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। तो एक काम करते हैं, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके बाद के वीडियो में मैं क्या कर लूंगा, इसके बाद के वीडियो में कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस प्लस थ्योरम। ठीक है, मैंने आज 2 या 3 थ्योरम्स किए, बेसिक सारा कवर कर दिया, बेसिक सारा कवर कर लिया है, बेसिक किया है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करना आपको सिखाया है। तो अगर आपको थ्योरम पता है, अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू यू ऑल, कि अगर आप थ्योरम पढ़ रहे हो, अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो दिस इज ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इशू क्रिएट हो सकता है। तो आप थ्योरम समझिए, अप्लाई करना समझिए, थ्योरम्स को अप्लाई करने के बाद थ्योरम को प्रूफ करना भी अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छा आपको हेल्प कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल आपको जाना जरूरी है, तो इतनी सारी चीजें कर लिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या कर लेंगे, थ्योरम्स कर लेंगे, जितने भी थ्योरम्स और बचे हुए वो कर लेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, और कोशिश करो कि जितने थ्योरम्स कर रहे हो, जितने क्वेश्चंस कर रहे हो, थ्योरम को अप्लाई एकदम डीपली करना सीख लो। किस तरीके से 90 डिग्री आ रहा है तो 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, सर्कल का सेंटर पड़ रहा है तो वहाँ पे रेडियस वाला पार्ट पकड़ लिया, टेंजेंट वाला पार्ट पकड़ लिया। टेंजेंट के पार्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है, इस चीज को समझना है। सर्कल से क्वेश्चन अगर बनेगा तो टेंजेंट पे क्वेश्चन एग्जाम में आना श्योर है। 100% ये जान लो कि 100% आप समझ लो क्वेश्चन एग्जाम में अगर बनेंगे तो एक क्वेश्चन तो इसका रहेगा, 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में दिखाई पड़ेगा आपको, उसमें आपको एक टेंजेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर ये पार्ट अगर अच्छे से कर ले रहे हो तो एग्जाम में ये वाला कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, राइट। सो आज की वीडियो में इतने करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप वीडियो समझ में अगर आ रहा है, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, जिससे जो उनको भी अगर हेल्प चाहिए तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।